क्या आप इस बात का यकीन करेंगे कि दुनिया में आई हुई हर एक सुनामी के पीछे तितलियों का हाथ है? अब आप सोचेंगे कि ये कैसी बात हुई? सुनामी कहाँ इतनी पावरफुल और तितली कहाँ इतनी छोटी? इसी बात को तो कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। ऐसा माना जाता है और ऐसा होता है कि दुनिया में किए गए हर एक छोटे-छोटे इफेक्ट जब मिलते हैं तो एक बहुत बड़े इफेक्ट में कन्वर्ट होते हैं और ये बहुत बड़ा इफेक्ट एक बहुत बड़ा चेंज प्रोड्यूस करता है ना? जब तितली छोटा-सा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है ना, तो हमारे ईयर में एक डिस्टर्बेंस एक एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस बन जाता है और ऐसे ढेर सारे डिस्टर्बेंस जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो एक बहुत बड़ा चेंज प्रोड्यूस करके देते हैं। सेम ऐसे ही हमारी लाइफ है। जब अपने छोटे छोटे इफेक्ट डालते हैं ना अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने वर्क में, अपनी पढ़ाई में, तो ये स्टार्टिंग में तो नहीं दिखाई देते, लेकिन जब सारे चेंजेस सारे इफेक्ट एक साथ मिलते हैं ना तो बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपने जो इफेक्ट डाले हैं, आपने जो एफर्ट डाले हैं, वो किस डायरेक्शन के थे। चेंजेस आपको दिखेंगे और एकदम अचानक से चेंज होगा। होता नहीं जो रातों रात कहते हैं कि किस्मत बदल जाती है, ये वही वाली बात होगी। दुनिया में जो तुमने दुनिया भर की कहानियां सुनी हैं, दुनिया भर में लोग देखे हैं, इतने सब कुछ, वो सारी चीज़ें यहीं से प्रोड्यूस होंगी और तुम्हारी लाइफ में भी अगर कुछ होगा तो यहीं से होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आदित्य और आपके लिए रीजन एसोसिएशन सीरीज में लेकर आया हूं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर को, और आज हम इसके रीजन एसोसिएशन कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि ये छोटे छोटे इफेक्ट एक दिन इतना बड़ा चेंज लेके आए कि आपकी लाइफ किस्मत जैसी बदल जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आएंगे हम अपने पहले असर्शन पे, पढ़ेंगे क्या लिखा है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो मैं कहूँगा असर्शन इज रॉन्ग। आपने तीन तरह के मटेरियल्स पढ़े होंगे, डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट, और आपने देखा होगा कि जो डायामैग्नेट्स होते हैं वो बिल्कुल भी मैग्नेटिज्म शो नहीं करते हैं, जबकि पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट एक अच्छा सा मैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो पहली बात सर हमारी रॉन्ग हो गई है। अब हम चलते हैं रीजन पे। रीजन में डायमैग्नेटिक मटेरियल्स डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं वो कह रहे हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के पास परमानेंट नहीं होते हैं। देखो ये बात सही है थोड़ी देर के लिए। कब? जब हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में ना रखा हो, मतलब अभी बी की वैल्यू जीरो हो, ऐसी कंडीशन में जो मेरे परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल होंगे, जो मेरे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होंगे, वो क्या होंगे? जीरो होंगे। लेकिन अगर इसी को ले जाकर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या करता है? चेंज करता है, इंक्रीज करता है। देखो एक स्पिन, मैग्नेटिक फील्ड दो में से किसी एक डायरेक्शन की तरफ तो होनी है 100%, ठीक है। मे बी फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, क्लियर है। तो ऐसी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? मेरे एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को तो सपोर्ट करेगा, जिससे क्या होता है कि फाइनली जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो डेल्टा एम का पॉजिटिव टर्म मुझे मिलता है। समझ गए? तो जब मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रखूंगा तो मुझे एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं होता है, यानी दोनों बातें मेरी गलत हो गई। तो अब हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। गेट इट? चलते हैं नेक्स्ट असर्शन पे, पढ़ेंगे अपने अगले असर्शन को। द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। जो हमारे बार मैग्नेट होती है उनके पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये बना नॉर्थ पोल, ये बना साउथ पोल। सेपरेट ना कर पाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसे तोड़ नहीं पाएंगे, आप उसे बिल्कुल ब्रेक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसे ब्रेक करोगे, वापस इसमें नॉर्थ और साउथ अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? यहाँ पे तोड़ने से मतलब है, सेपरेट करने से मतलब है कि नॉर्थ और साउथ को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। किसी भी मैग्नेट के कितने भी छोटे से पार्ट में आप जाओगे वहां पे नॉर्थ और साउथ आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज 100%। तो लिखा हुआ है रीजन में मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हुआ कि मोनोपोल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो मेरी पहली बात भी सही है, मेरी दूसरी बात भी सही है, और दोनों ने एक दूसरे को एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑप्शन नंबर हम ई के साथ जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हीलियम एटम जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हीलियम एटम इज जीरो, ठीक है।
मैग्नेटिक मोमेंट हीलियम एटम का ज़ीरो होगा वो कैसे पता चलेगा? तो आप मैग्नेटिक मोमेंट जब देखने जाओगे, ठीक है? ऐसे समझो बेसिक से स्पिन की बात हुई। हीलियम एटम में कितने एटम्स होंगे? 2। 2 एटम्स का मीनिंग कहने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास होंगे, ठीक है? एक की स्पिन अपवर्ड होगी और एक की स्पिन डाउनवर्ड होगी। क्लियर होगी बात? तो जब मैं मैग्नेटिक मोमेंट हीलियम एटम का देखूंगा, जनरली जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, ऐसे टाइम पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट मुझे कितना देखने को मिलेगा? ज़ीरो देखने को मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज पेयर्ड इन हीलियम एटम ऑर्बिटल्स। ठीक है, जब मैं हीलियम एटम के अंदर जाऊंगा तो जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उनकी जो स्पिन्स होंगी वो क्या हो गई होंगी सर? पेयर्ड हो गई। जब वो पेयर्ड हो गई है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट का रिजल्ट कितना मिल रहा है मुझे? ज़ीरो मिल रहा है। तो सर पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है। ऐसी कंडीशन में हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ई के साथ जाएंगे। गेट इट? चलते हैं, पढ़ेंगे हम अपने अगले पार्ट को। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। अ लीनियर सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। अगर मैं यहाँ पे कोई सोलेनॉइड फॉर्म करता हूँ, ठीक है, और यहीं पे मैं एक बार मैग्नेट बनाता हूँ, दैट इज नॉर्थ एंड दैट इज द साउथ। मैं भी यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो मेरा सोलेनॉइड होगा वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी, नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में एंटर करेंगी। सेम एज इट इज इसमें भी नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। तो जो दोनों के बिहेवियर हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। अगली बात, और कैसे बिहेवियर इनके एक जैसे हो सकते हैं? अगर मैं अपने बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं? फ्रीली सस्पेंडेड कर दूं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही जाके रुकेंगे एज इट इज। अगर मैं अपने सोलेनॉइड को भी फ्री सस्पेंडेड करता हूँ तो वो भी और नॉर्थ और साउथ में ही रुकते हैं। इसका मतलब ये हो कि दोनों के जो बिहेवियर हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। रीजन में देखो क्या लिखा है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बोथ आर सेम। इनका की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दोनों की वो क्या है? सेम है, यानी ये बात सही है। पहला सर असर्शन सही है, दूसरा हमारा रीजन सही है। अगर दोनों चीजें सही हो और एक्सप्लेनेशन के साथ आई हो तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे। गेट इट? पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन को। क्या लिखा है? फॉर अ परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस परमेबिलिटी इज जीरो। जो परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी जो परमेबिलिटी होती है वो जीरो होती है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कोई एक डायमैग्नेटिक मटेरियल लिया, ठीक है, तो इसके अंदर की जो परमेबिलिटी है म्यू है, उसका रिजल्ट वो कह रहे हैं जीरो होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, व्हाट इज द परमेबिलिटी? परमेबिलिटी का मतलब होता है कि उस मैग्नेट की प्रॉपर्टी या फिर उस मटेरियल की प्रॉपर्टी जो इस बात को परमिशन दे कि आप उस मटेरियल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हैं या फिर कितना मैग्नेटाइज आप कर सकते हैं। पर जो हमारा डायमैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो रिपेल करता है, पास होने ही नहीं देता। जब पास होने ही नहीं देगा तो किसी तरह का मैग्नेटिज्म अंदर प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। ऐसी कंडीशन में जो म्यू आर का रिजल्ट है, ठीक है, जो म्यू एम का रिजल्ट है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का जो रिजल्ट है वो क्या होगा? जीरो। सर तो मेरी बात ये वाली जो है वो करेक्ट हो गई। अब हम आते हैं अपने रीजन में। क्या लिखा है रीजन में? लिखा हुआ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू परमिट द पासेस ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही हो गई है, एकदम कंफर्म है, आपकी बात सही है। ठीक है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन जहां तक हम एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो इसने प्रॉपर तरीके से इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ऑप्शन नंबर बी को क्या करने वाले हो? टिक करने वाले हो। गेट इट? चलते हैं अगले असर्शन पे। पढ़ेंगे हम अपने अगले असर्शन को। ferromagnetic substance becomes ferromagnetic substance becomes paramagnetic above Curie temperature। अगर हम क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर चले जाएं, ऐसी कंडीशन में जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो पैरामैग्नेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। पता है? एग्जैक्ट। तो क्यूरी टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर है जिसके बाद जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी लूज करना शुरू कर देते हैं। सेम इट इज जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसलिए शो कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो डोमेन का अरेंजमेंट होता है वो बड़ा पावरफुल होता है। लेकिन जब आप हाई टेम्परेचर पे जाना शुरू करोगे तो आप उनके पूरे डोमेन्स का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, आप उनके जो पूरे डोमेन्स का अरेंजमेंट है
वो आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रक्ट कर दोगे, बेकार कर दोगे, तोड़ दोगे, खराब कर दोगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अब उनकी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी थी वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी, और अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगी वो कैसी होगी हमारी भाई, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होनी शुरू होगी। गेट इट? तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसे करेक्ट करेंगे। रीजन पे आएंगे तो रीजन में इन्होंने क्या लिखा है, डोमेन्स आर डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जो डोमेन्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं भाई, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी ये बात भी सही, तो इसे भी करेक्ट कर दिया। फर्स्ट भी सही है, दूसरा भी सही है, तो हम किसके साथ जाएंगे, हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, क्योंकि डोमेन्स डिस्ट्रक्ट होने पे ही ऐसी प्रॉपर्टी होगी। क्लियर हो गया? पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो सॉफ्ट आयरन से बने होते हैं। ऐसा क्यों? कोर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज स्मॉल। जो सॉफ्ट आयरन की कोर्सिविटी होती है वो स्मॉल होती है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जब मैं, ठीक है, हिस्टैरिसीस ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन में मुझे ये देखने को मिलता है कि जो उसकी कोर्सिविटी वाला पार्ट होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ये हमारी कोर्सिविटी का पार्ट है, ठीक है, ये हमारी रिटेंटिविटी का पार्ट है। मतलब जो सॉफ्ट आयरन है वो मैग्नेटाइज बहुत जल्दी होगा, लेकिन उतनी ही स्पीड से डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। लेकिन बाकी जो मटेरियल्स होते हैं वो मैग्नेटाइज तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें डीमैग्नेटाइज करने में बड़ा खर्च करना पड़ता है, बड़ी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ती है। ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम होती है, समझ गए? इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जब भी बनाते हैं तो सॉफ्ट आयरन बनाते हैं कि जैसे ही करंट क्लोज करें, वो जो हमारा मैग्नेट इलेक्ट्रो की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट का बिहेवियर रख रहा है, वो तुरंत नॉर्मल एक मटेरियल बन जाए, बस एक सिंपल सा वाइंडिंग ऑफ वायर बन के रह जाए। समझ गए बात को? क्लियर है? जैसे मुझे डायरेक्शन, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है कि हम करंट की डायरेक्शन से नॉर्थ और साउथ बनाते हैं। जैसे हम करंट की डायरेक्शन बदलेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल तुरंत ही चेंज हो जाएंगे। क्या बात समझ? तो हमें ज़रूरत पड़ने पे ये चीज़ें करनी होती हैं। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर हम ए के साथ जाएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आंसर तो सर यहाँ पे क्या हो गए, हमारे ए ही हो गए हैं। चलो पढ़ते हैं अगले असर्शन को। द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज पॉजिटिव। जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, ठीक है, हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, वो कैसी होती है भाई, पॉजिटिव होती है। ये क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ये किसकी बात हो रही, पैरामैग्नेट की। लेकिन अगर यही डायामैग्नेट की बात हो जाए तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, और अगर यही फेरोमैग्नेट की बात हो जाए तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। अब फर्क क्या होता है कि जो एक्सन की वैल्यू होती है पैरामैग्नेट्स के लिए, उनकी जो रेंज होगी वो कुछ 100 200, जैसे 1 से स्टार्ट हो गई, 10 20 ऐसे कुछ रेंजेस में मिलेगी। लेकिन जब हम फेरोमैग्नेट के लिए जाएंगे तो यही वैल्यूज हमारी 1000 तक टच कर जाती हैं। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मटेरियल। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। अब वीकली अट्रैक्शन की वजह से जो उनकी ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, कुछ कम होती है। पॉजिटिव तो होती है, लेकिन वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जबकि वहीं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो सबसिस्टेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सन की वैल्यू है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। सर यहाँ पे पहली भी बात सही है, यहाँ पे दूसरी भी बात सही है, और पहली दूसरी बात में उसने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर हम ए के साथ जाएंगे। ओके, चलते हैं अगले पार्ट पे। तो देखो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, नहीं मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तीनों मटेरियल, डाया, फेरो, ठीक है, और पैरा। इसीलिए हमने इन्हीं तीनों पे बात की, इन्हीं तीनों पे मोस्ट ऑफ द हमने अपने रीजन रिजर्वेशन डिजाइन किए, और इन्हीं को लाके हमने आपसे डिस्कस भी किया। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स ना होने की वजह से हमने आपको बिल्कुल और ज़्यादा टॉपिक्स में उलझाया नहीं है। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो रीजन को सीखना है, उसके डर को ख़त्म करना है, और साथ साथ में हमें मार्क्स भी गेन करने हैं। तो समझो कि अच्छी तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि मुझे सब कुछ आता हो। अच्छी तैयारी का मतलब होता है कि वही आता हो जो इम्पोर्टेंट हो। जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसे पढ़ने की भी उतनी खास ज़रूरत नहीं है, फिलहाल अभी के लिए, जब आप टारगेट मार्क्स को कर रहे हो। देखो आपको बोर्ड में बैठ के ये नहीं शो करना कि हाउ मच यू हैव विजिडम, हाउ मच यू हैव टैलेंट, नहीं, आपको मार्क्स गेन करने, बस दैट्स इट। तो जब ऐसी टारगेट है, जब सिर्फ मार्क्स ही टारगेट है अगर अभी देखा जाए, तो फिर बहुत सारी चीज़ें याद करके, है ना, दिमाग में रखने की, गार्बेज भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस टारगेट होना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को ही आप टारगेट करो जो बोर्ड्स में आएंगी, जो आपको ज़्यादा नंबर देंगी, दैट्स इट।
ठीक है? फिर जब आप अलग लाइफ में जाओगे, है ना? नंबर्स की भीड़ से जब बाहर जाओगे तब वहाँ आपको शो करना है कि आपको कितना आता है, कैसे आता है, आप कितना ज़्यादा जानते हो, जब उसकी वैल्यू होगी, तो दैट इज़ द मैटर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? फिलहाल अच्छे से पढ़ते रहिए, फ़ोकस्ड रहिए, दिन बहुत ही करीब हैं, धीरे-धीरे कम ही हो रहे हैं, है ना? तो अब आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। क्लियर होगी बात? किसी भी तरह का मन में डर या जो भी शंकाएँ वो धीरे-धीरे खत्म कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड में आपको बैठना है और आपकी जगह कोई और नहीं बैठेगा, ये तय है। ठीक है? तो कॉन्फिडेंस से जाना है तो जाना है, बात खत्म। जब दे ही रहे हैं पेपर तो कॉन्फिडेंस से देते हैं। समझ गए बात को? तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली रीजन एसोसिएशन सीरीज के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।